हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर न्यूमेरिकल पर वीडियो लाइए, जिसका न्यूमेरिकल का भी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने बताया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन शॉट न्यूमेरिकल आपको मिलेगा चैप्टर वाइज। तो फिजिक्स का भी एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ये दूसरा चैप्टर है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है ना। ये कहाँ से आ गए भैया, चलिए चला गया। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका ये न्यूमेरिकल का वीडियो है, वन शॉट है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज जिन्होंने पहला न्यूमेरिकल का चैप्टर का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वन शॉट न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब 5 नंबर वाला ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संधारित्रों की धारिता को परिभाषित कीजिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें धारिता का परिभाषा पूछ लिया गया है, तो धारिता को हमने परिभाषित कर दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप YouTube पे लिखिएगा कि संधारित्रों की धारिता ब्रदर सर, वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। हमने क्या बताया था, C=Q/V होता है ना, C=Q/V होता है। माने हमने यही बताया था कि कोई भी चालक है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, हमने यही बताया था कि कोई भी चालक है तो किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। वही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो ये हमने सब कुछ बताया हुआ है, एक्सप्लेन हमने पहले कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बस ऐसे ही बता दिए, हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि इसका हम परिभाषा करें, क्योंकि करा दिया हमने, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर से नीचे कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र परिपथ में प्रत्येक संधारित्रों की आवेशों की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक संधारित्रों के लिए आवेश की गणना करना है। यहाँ पे हमें 4 संधारित्र दिखाई दे रहे हैं। एक ये है जिसकी धारिता क्या है, 6 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा क्या है, संधारित्र है। फिर से यहाँ पे एक प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक क्या बैटरी दिखाई दे रहा है जिसका विभव क्या है, 20 वोल्ट है। तो ये हमारा फिगर है। अब हमें इस संधारित्र पर बताना है कि कितना आवेश है, इस संधारित्र पर कितना आवेश है, इस पर ये चारों पर हमें बताना है। अब देखिए कैसे हम बताएंगे। सबसे पहले तो हमें कोई भी क्वेश्चन दे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहिए हल। सिंपल सा, डरना नहीं है आपको न्यूमेरिकल से, भले ही आपको क्वेश्चन पढ़ने पर एक बार में समझ में आए या ना आए, डरना नहीं है। तो हल लिख दिया, फिर से आप लिखेंगे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम देखें यहाँ से, तो सपोज डेट यहाँ से कोई भी धारा आ रही है, यहाँ से मान लेते हैं कोई धारा आ रही है, तो धारा आएगी अगर इस रूट में बहेगी, तो यहाँ से ये जो रूट में मान लेते हैं यहाँ से 5 एम्पियर की धारा बहेगी, तो ये बहते हुए जाएगी, तो यहाँ से फिर से मुड़ेगी, तो इसमें भी तो 5 एम्पियर की धारा बहेगी ना। मतलब इसमें जितना बहेगा उतना ही इसमें भी धारा बहेगा, या हम ये कह सकते हैं इसमें जितना आवेश बहेगा उतना ही इसमें भी आवेश प्रवाहित होगा, बहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो संधारित्र है ना, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में भैया, तो श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं पता होगा, तो भैया ये तो दिक्कत हो सकती है ना। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है जी, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से समझेंगे जी। तो हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/C डैश इक्वल टू 1/,
C1 प्लस 1/C2। अगर हम इसको C1 माने, इसको C2 माने, तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जी। तो अब ये 1/C डैश का मान हमें निकाल लेना है। तो 1/C1 के जगह पर 1/C1 के जगह पर 6 माइक्रोफैरेड, 1/C2 के जगह पर कितना लिखेंगे जी? 1/3 लिख देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/C1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 6, एकम में 6 और 3 दूना 6, 2। तो 1/C डैश इक्वल टू 3/6 और ये 3 दूना 6, मतलब 1/C डैश इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर तिर्यक गुणा करा दें तो 2 एकम में 2 और C एकम में C, मतलब यहाँ से हमें C डैश का जो मान निकल जाएगा वो हमारा 2 माइक्रोफैरेड निकल जाएगा। क्या निकलेगा जी? 2 माइक्रोफैरेड निकल जाएगा। 3 दूना 6 ना, 2 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहली बात तो हमने इन दोनों संधारित्रों को आपस में मिलाया, तो हमें कितना माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिला? 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र मिल गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो हमें इतना मिला। अब फिर से ये भी अगर हम देखें तो ये भी दोनों श्रेणी क्रम में ही संयोजित हैं, क्योंकि जैसे ये दोनों ऊपर है वैसे ही तो नीचे है ना। तो हम इनको भी लिखेंगे कि चूंकि 12 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में क्या है? संयोजित है। इतना आप लिख लेंगे। तो संयोजित है तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम C डबल डैश करेंगे। इसको डैश का है तो C डबल डैश लेते हैं और C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको C3, इसको C4 मान लेते हैं। तो 1/C3 और प्लस 1/C4 हम लिख दिए। जैसे C1 और C2, ये C1 है, ये C2 है, तो ये C3, ये C4 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/C3, C3 के जगह पर ये 12 माइक्रोफैरेड रख देंगे और C4 के जगह पर 1/4 रख दिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/डबल डैश इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। 12 से 12 कट गया, 1, 4 3 12 तो 3, 1/डबल डैश इक्वल टू 4/12, तो 4 3 12, 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा जी? 4 3 12। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा C डबल डैश का मान वो 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो मान आया वो कितना आ जाएगा जी? 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा कौन सा मान आया है? C डैश का मान 2 माइक्रोफैरेड आ गया है। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में हमने संयोजित करके देख लिया। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें एक बात पता है। अब ध्यान से आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है भैया। अब ध्यान से समझेंगे। चूंकि संधारित्र की धारिता इक्वल टू हम जानते हैं, धारिता इक्वल टू C इक्वल टू Q/V हम जानते हैं। तो यहाँ से अगर Q इक्वल टू ये V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा कि नहीं? तो ये हम जान गए कि संधारित्र का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C इंटू V। तो यही हम थोड़ा सा डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। Q इक्वल टू यहाँ पे हमने लिख दिया Q इक्वल टू C इंटू V हमने लिख दिया। अब देखिए हमें सबसे पहले हम C1 के लिए निकाल लेते हैं। ये जो C1 है ना, इसके लिए आवेश निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही तो हमने C1 बनाया है ना। तो C1 का जितना हमें मिलेगा, मतलब C1 के लिए जितना आवेश हम निकालेंगे, तो C1 के लिए यहाँ पे Q1, ये C डैश के लिए यहाँ पे Q डैश हम ले लेते हैं। तो Q डैश इक्वल टू यहाँ पे C डैश हमने ले लिया। C डैश के लिए निकाल रहे हैं, तो बात आप समझ रहे हैं? इसके लिए पहले निकाल रहे हैं, फिर इसके लिए निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है, इतना हमने रख दिया। Q1 ये हमें निकालना है, Q डैश C1 का मान है 2 माइक्रोफैरेड, तो हमने रख दिया। अब देखिए V का जो मान है वो हम कहाँ से ले सकते हैं जी?
V का मान यहाँ पे देखिए 20 वोल्ट दिया है, तो 20 हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो C डैश इक्वल टू 20 दूना 40 हो जाएगा। तो ये 40 माइक्रो जो गुलाम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 माइक्रो जो गुलाम हुआ ना, ये हमारा ये 40 माइक्रो जो गुलाम हमें मिला है, ये आप याद रखिएगा कि ये 40 माइक्रो जो गुलाम हमें मिला है, ये किसका, इन दोनों संधारित्रों के लिए क्या है, आवेश का मान है। ठीक है ना, क्योंकि C डैश के लिए हमने निकाला है, तो आवेश Q1 का मान कितना, Q डैश का मान 40 माइक्रोफैरेड आया है। इसका मतलब इस पर भी जो आवेश होगा वो 40 माइक्रोफैरेड, इस वाले पर भी जो आवेश होगा वो 40 माइक्रोफैरेड का होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, अब ऐसे ही जैसे हमने ये C डैश के लिए हमने यहाँ पे निकाला है, वैसे ही अब C डबल डैश के लिए निकाल लेते हैं, C डबल डैश इन दोनों के लिए। तो वैसे ही हम निकाल कर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मिलता है जी हमें। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूँगा, चूंकि देखिए ये Q1 हमने लिखा था ना C1 के लिए, तो अब Q2 इसी फॉर्मूले को Q डबल डैश कर देते हैं, तो Q डबल डैश इक्वल टू C डबल डैश इंटू भी हो जाएगा, यही ना होगा जी। अरे Q के जगह Q1 के जगह Q डैश के जगह पर Q डबल डैश कर दिया है, और C डैश के जगह पर यहाँ पे C डैश था तो अब C डबल डैश कर दिया है, अभी लिख दिया है। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे Q डबल डैश इक्वल टू C डबल डैश का मान है 3, तो हम 3 लिख देंगे। अभी का मान है 20, तो 20 हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 20 दिया 60, तो 60 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये 60 माइक्रो जो कूलाम मिला ना, ये किसके लिए है, तो ये इन दोनों संधारित्रों पर आवेश है। इस पर भी 60 माइक्रो कूलाम है, और 4 माइक्रो कूलाम का जो क्या है आपका 4 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है, इस पर भी 60 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो हमने ये पता कर लिया। क्या हमने पता किया है, इससे हमें पता चला कि जो यहाँ पे C डैश के लिए ये हमने निकाला है ना, तो इस पर कितना है, इस पर 40, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, आप इसको नीचे आप लिख लीजिएगा, इस पर भी 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इस पर भी 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और इस पर कितना है, इन दोनों पर 60 माइक्रो कूलाम, इस पर भी 60 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इस पर भी 60 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर से लिखा है, इसलिए देखिए अलग कलर से हमने लिख दिया। ऐसे आप लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे क्या कि 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर आवेश 40 माइक्रो कूलाम है, तथा 12 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर 60 माइक्रो कूलाम आवेश है। इतना लिख देंगे, कंप्लीट आपकी बात हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप याद रखेंगे ना, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे सब समझ में आएगा। देखिए अभी आपको शायद हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, तो इतना ईजी तो नहीं ना होगा जी, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना होगा, बट इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। जैसे मैं सिंपल वे में बताया हूँ उतना हार्ड नहीं लगना चाहिए, बट जिनको लग रहा होगा मैं कहूँगा धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना सब आपको आता जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, क्या बात है, अच्छे से वीडियो बन रहा है। आगे हम बढ़े, दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है। दूसरा ये भी जो क्वेश्चन है ना, देख लीजिए भैया, ये भी 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो हमने आपको 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास हम इस वीडियो में कर रहे हैं। पहला हमने देख लिया, दूसरा हमारे ये आता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में 2 संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच मतलब विभवांतर की गणना कीजिए। मतलब अस्थायी अवस्था में 2 संधारित्र हैं, अस्थायी अवस्था में ये 2 संधारित्र हैं, तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, इन दोनों संधारित्रों पर आवेश कितना है उसकी हमें गणना करना है, और फिर से इन दोनों संधारित्रों पर विभवांतर कितना है ये हमें गणना करना है।
ठीक है ना। इतना आप देख लीजिए, ये बैटरी है जिसका विभव है 12 वोल्ट। ये एक ये क्या है, ये देखिए, ये एक आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है जिसका मान 1 है। ये प्रतिरोध है जिसका एक 5 क्या है, 5 ओम है। ये क्या है, एक प्रतिरोध है जिसका 6 ओम मान है। ये 2 संधारित्र हैं जिसका एक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, एक का 3 माइक्रोफैरेड है। अब इसको हम सॉल्व करें, चलिए जी। तो अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हमारा लक्ष्य क्या है, आवेश की और विभवांतर की गणना करना इन दोनों के लिए। तो सबसे पहली बात, विभवांतर हमें ज्ञात करने के लिए हमें देखिए, अगर हमें आवेश की गणना करना है, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझे तो हमें क्या, देखिए C संधारित्र C/Q/V होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यदि हमें आवेश की गणना, ये देखिए C क्या होता है, Q/V होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q=C/V हो जाएगा। तो देखिए ये एक फॉर्मूला मिला। यदि हमें आवेश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें धारिता का मान चाहिए, फिर से हमें विभव का मान चाहिए, विभवांतर का मान। जब इन दोनों का मान पता होगा तब जाकर हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली बात, हमें आवेश ज्ञात करने के लिए संधारित्र की धारिता चाहिए। बताइए, इसमें धारिता का हमें मान दिया है, तो देखिए बिल्कुल दिया है, ये दोनों हमें दिए हैं, बट हमें एक, इन दोनों को मिलाकर हमें एक न धारिता का मान चाहिए जी। ठीक है, तो उसलिए हमें पहले धारिता का करेक्ट मान निकालना होगा, फिर से विभवांतर। तो यहाँ पे विभवांतर का मान दिया है तो नहीं दिया है, तो विभवांतर का भी मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए अब वही हम करेंगे। चलिए, तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में आप क्या लिखेंगे कि दिया है, ठीक है ना, या दिया है ना लिखकर सीधा सा लिखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न में तो कोई दिया नहीं है, फिगर से आपको सब कुछ दिखाई दे ही रहा है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं हम, कि एक फॉर्मूला जानते हैं कि अस्थाई अवस्था में परिपथ में धारा, अस्थाई अवस्था में परिपथ में धारा। तो अस्थाई अवस्था में परिपथ में धारा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि I=V/R+R होता है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आप अभी देख लीजिए, ठीक है ना, काम करेगा बहुत ज़्यादा। ये एक फॉर्मूला होता है, अस्थाई अवस्था में परिपथ का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले हम धारा I का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। I=, अब यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें इसको, तो देखिए I=V है, तो देखिए ये V क्या है, अस्थाई अवस्था में विभव का जो मान है देखिए 12 वोल्ट है, तो हम 12 यहाँ पे लिख देंगे। ये है क्या है, ये प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध R है। तो प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध यही ना, 2 प्रतिरोध है जी, और दोनों को किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि R1 मतलब R प्रतिरोध R क्या होता है, श्रेणी क्रम में R1 + R2 होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। तो R1 का मान अगर 5 और R2 का मान अगर 6, तो 5 6 11 हो जाएगा, 11 होगा ना। तो वही मतलब R1 R2, तो ये R के जगह पर R1 + R2 लिख सकते हैं। R1 का मान है 5 और R2 का मान है 6, ये 5 ये 6 है ना, तो वही अब लिख देंगे। तो R1 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 + 6, ये हमने लिख दिया। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया। फिर से स्मॉल r, अब स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान है 1, तो ये 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 11। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो I नहीं 6 5 11 1 12, ये भी तो 12 हो जाएगा ना, ये भी 12 हो जाएगा।
तो अब देखिए ये 12 एकम में 12 मतलब आई का मान आ गया 1 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से हमें एक आई का मान मिल गया, ये आप याद रखेंगे कि हमें आई का यहाँ से मान मिलता है जो है, थोड़ा सा नीचे से ही हम लेते हैं, आई का जो मान मिलता है वो 1 एम्पियर हमें मिल जाता है। ठीक है ना, आई का मान हमें 1 एम्पियर मिला। अब इसको हम थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं जी कैसे अब क्या करना है। देखिए, तो हमने सबसे पहले इस परिपथ के लिए टोटल जो धारा का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है जो है 1 एम्पियर। अब जैसे ही एम्पियर का मान हमें निकला तो हम यहाँ पे क्या और ज्ञात कर सकते हैं तब परिपथ में ज्ञात हम कर सकते हैं R = V/I। परिपथ में विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इस टोटल परिपथ में हम विभवांतर का मान अब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इन दोनों प्रतिरोध के लिए पहले विभवांतर का मान हम ज्ञात करेंगे। तो परिपथ में विभवांतर, तो परिपथ में विभवांतर का क्या फॉर्मूला होता है जी? तो देखिए हम प्रतिरोध R = V/I ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यदि ये देखिए ये I अगर इधर आता है तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा R × I हो जाएगा = V हो जाएगा। और ये R इधर क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो I हाँ ये इतना ही आप रहने देते हैं। चलिए ये आप समझ गए ना, I इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये R × I हो जाएगा। इतना आप समझ गए ना। तो चलिए जी I का मान निकाल दिए हैं, R का मान वहाँ से ले लेंगे V का। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए ना कि प्रतिरोध = V/I होता है। तो यहाँ से I इधर चला गया तो ये गुणा में हो गया, तो R × I हो गया = V। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं कि V = R × I। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं V = ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं V = R × I। ये हम इस तरीके से क्यों पहले बता देते हैं, डायरेक्ट भी में लिख सकता था बट बताता इसलिए हूँ कि आपको समझ में भी आए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब इस पर थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। V ये क्या है, विभवांतर है। ठीक है ना, तो V = ये R है, तो R यहाँ पे देखेंगे तो दो ही ना प्रतिरोध है जी, एक 5 एक 6, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 5 + 6 हम कर देंगे गुणे I का मान कितना है 1 है, तो हम 1 कर देंगे जी। तो यहाँ से V का जो मान निकला 5 × 6 11 होता है, तो 11 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 ही ना होगा जी। तो ये हमारा मिल गया एक 11 वोल्ट। ठीक है ना, ये हमें क्या मिल गया 11 वोल्ट हमें मिल गया जी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले धारा का मान मिल गया, फिर से हमें विभव का मान मिल गया। अब जैसे जैसे हमें धारा का मान मिल गया, फिर से विभवांतर का मान हमें मिल गया। धारा क्यों ज्ञात किए, क्योंकि विभवांतर हमें चाहिए था, तो विभवांतर का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जैसे ही विभवांतर का मान हमने ज्ञात किया तो अब हम फिर से ज्ञात करेंगे कि अच्छा एक बात समझे हैं, ये जो विभवांतर हमने ज्ञात किया है ये कहाँ से कहाँ तक क्या ज्ञात किया है, बिंदु A से लेकर B तक के जो परिपथ है उसमें हमने विभवांतर का मान ज्ञात किया है जो इतना है। अब फिर से हम ज्ञात करेंगे कि बिंदु A से लेकर B तक जो है इसमें संधारित्र की धारिता कितनी है। तो हम लिखते हैं कि बिंदु A से B तक की धारिता। अभी आपको मैं क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा ना, तब आपको स्टेप भी बताऊंगा कि देखिए क्यों हमने ये सब ज्ञात किया है, तो समझ में आएगा। अभी जिनको थोड़ा सा नहीं समझ में ज़्यादा आ रहा होगा उनसे कहूँगा पहले क्वेश्चन को कंप्लीट होने दीजिए और थोड़ा सा फोकस कीजिए कि समझने का कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब हम इन दोनों के लिए संधारित्रों की मतलब बिंदु A और B के बीच हम धारिता ज्ञात कर रहे हैं। तो बिंदु A और B के बीच की जो धारिता होती है, दो प्रतिरोधों के बीच की जो धारिता होती है, ये हमने बताया है कि C1 × C2 / C1 + C2 होता है।
ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आप नोट डाउन अभी कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए ये क्या होता है, C = C1 × C2 बाई C1 + C2 होता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें ले जाकर तो देखिए क्या मिलता है हमें। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये C = ये C1 है, ये C2 है। C1, अब C1 कौन है, ये इसको हमने C1 माना है और इसको C2 माना है, क्योंकि दो ही संधारित्र हैं, एक ये, तो इसको C1 इसको C2। C1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। C2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 हमने लिख दिया, बटे C1 का मान है 2 और C2 का मान है 3, तो 2 + 3 हमने लिख दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 6 हो जाएगा, आइए 5 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो सिंपल सा यहाँ से हमें एक मान मिला कि C का जो मान मिल गया, मतलब धारिता का जो मान मिल गया वो इतना हमें मिल गया। देखिए सिंपल सी बात हमने एक पहले ही आपको बताया था कि हमें आवेश ज्ञात करने के लिए Q = C × V होता है, ये बात पता है। मतलब आवेश अगर हमें ज्ञात करना है, आप कह रहे हैं ना कि दोनों संधारित्रों पर जो संचित आवेश है अभिभवांतर की गणना करनी है। तो यदि हमें आवेश ज्ञात करना है तो पहले हमें धारिता का मान और विभवांतर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए धारिता का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, अब विभवांतर का मान देखिए हमने यहाँ पे ज्ञात किया है। तो जब ये दोनों अब हमने ज्ञात कर लिया तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और आवेश ज्ञात करेंगे। समझ में आया? तो ये हमारे दिमाग में ये पहले से था कि ये दोनों हमें ज्ञात करेंगे, तभी जाकर ये दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। इतना दूर दृष्टि से सोचना पड़ेगा, यदि 5 नंबर चाहिए तो तब आपको मिलेंगे जी। तो देखिए वही हमने सोचकर पहले विभव निकाला, अब विभव से फिर से हमने संधारित्रों की धारिता निकाल लिया, और जैसे ही हमने निकाला तो अब हम लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारिता C = क्या होता है, धारिता का एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि हम ये जानते हैं कि धारिता से क्या हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि Q = क्या होता है, Q = C × V होता है, ये होता है ना, इसको हमने लिख दिया। अब Q का हमें मान ज्ञात करना है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। C का मान देखिए यहाँ पे 6/5 है, मतलब 6/5 है तो 6/5 लिख दिया। अब V का मान देखिए 11 है तो 11 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो देखिए 11 × 6 = 66 हो जाएगा, 11 × 6 = 66, तो Q = 66/5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा ना आवेश का, वो क्या मिल जाएगा जी, 66/5। ये हमारा मेन फॉर्मूला मिल जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया आवेश का मान। अब देखिए ये सभी माइक्रो में है तो इसको भी माइक्रो में ही हम लिखेंगे। माइक्रो कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो माइक्रो कूलाम हमने लिख दिया। तो इसका मतलब इस जो संधारित्र पर जो आवेश होगा वो 66/5 होगा, इस पर भी 66/5 होगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हमने आवेश का मान ज्ञात किया, अब विभवांतर का भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विभवांतर देखिए यही फॉर्मूले पर देखिए ये इधर V का मान अगर हम ज्ञात करना है तो ये C इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो हमें चूंकि हम एक बात जानते हैं कि V = क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, ये होगा ना। तो अगर हमें V का मान चाहिए तो V = Q का मान कितना है जी, तो देखिए Q जो आवेश है उसका मान, Q जो आवेश है इसका मान हमें यहाँ पे मिल गया है, कितना है, 66/5। अभी हमने ज्ञात किया तो ये हम लिख देंगे 66/5, और ये हमारा मेन बटा हो जाएगा। और इसको ये जो भी है ना इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी, ये जो भी है थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये 66/5 Q का हो गया, और C जो C का मान है 6/5, तो ये 6/5 हमने लिख दिया। अब देखिए सिंपल सा है, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, अब 6 एकम में 6 को 66 में अगर भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा। तो इसका मतलब जो विभव का मान आया ना, इसका मतलब
समझ रहे, 5 से 5 कट गया, और 6 में अगर 66 से हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 में अगर 66 में 6 का भाग देते हैं तो 6 का मतलब 11 बार में आ जाएगा। तो 11 जो आपका बोल्ट हो जाएगा, 11 बोल्ट होगा, ये किसका मान हो जाएगा, विभवांतर का मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि v का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, अगर दिखाई दे रहा होगा तो, नहीं तो आगे हमने लिखा हुआ है, देख रहे होंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ जी। ऐसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं 5 नंबर वाले। पहले ही हमने जानते हैं 5 नंबर वाले क्यों कराया, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना वो सिंपल तो कर लेंगे, बट हार्ड जब उनको मिलेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो अभी तो कराना स्टार्ट हमने किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा किससे पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से। तो मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं ये आपको बस जानना है। अदरवाइज पूछे तो सबसे ज़्यादा देखिए चैप्टर 1, 2 और 3, ये आपके 3 ऐसे चैप्टर हैं, और चौथा भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर से 5 जो है उससे नहीं पूछे जाते हैं, 6 से भी नहीं पूछे जाते हैं, 7 जो प्रत्यवर्ती धारा है उससे पूछे जाते हैं। फिर से आप आगे जाएंगे किरण प्रकाशिकी में तो उससे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये मुख्यतः मतलब हम कह सकते हैं 5-6 चैप्टर हैं जिससे ज़्यादा आपसे 90% न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, सबको हम कराएंगे। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। अच्छा मैं आपको बता दूं, पर डे आपको 6 बजे वीडियो मिल जाती है। ये शायद आपको वीडियो थोड़ा आज रात को मिले। ठीक, क्यों ना, क्योंकि अभी 6 बज गए हैं, 6 से ऊपर हो रहा है रात के। पर क्या है ना कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, अब तो शाम बहुत ही पहले हो जा रहा है, तो रात भी हो गई है पूरी तरीके से। बट कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे आपको, तब जाकर वीडियो अपलोड होगा। पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो वो कितना चाल प्राप्त कर लेगा। मतलब एक विभवांतर है, वो अगर 500 वोल्ट के चाल से वो गति करता है तो वो कितना क्या करेगा, 500 वोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है तो वो कितना चाल प्राप्त कर लेगा, ये हमें ज्ञात करनी है जी। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब वो कितने वोल्ट से चल रहा है, 500 वोल्ट के से गति कर रहा है। तो विभवांतर, यहाँ पे विभव का हमें मान दिया है, विभव का मान दिया है 500 वोल्ट। ठीक है जी। 500 विभव या हम कह सकते हैं विभवांतर यहाँ पे लिखा गया है, तो विभवांतर ही हम लिख देते हैं। देख रहे हैं विभवांतर लिखा है, तो मैं यहाँ पे विभवांतर लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। तो विभवांतर का मान 500 वोल्ट दिया है। अब कह रहा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, मतलब उसको फेंका जाता है, तो वो कितना चाल प्राप्त कर लेगा, कितना चाल प्राप्त कर लेगा, ये हमें ज्ञात करना है। जानते हैं इसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि V = विभवांतर का फॉर्मूला, विभव V = W/Q होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर मैं कहूँ कि ये इधर गुणा में है, ये इधर आएगा तो मतलब भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो W का मान क्या आ जाएगा, V × Q आ जाएगा। ठीक है ना। W क्या है, कार्य है, तो कार्य = विभवांतर गुणे आवेश होता है। इतना आप समझ गए। अब एक बात मैं बताऊँ ना कि जो W होता है कार्य, वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम बताइए ऊर्जा का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, W की जगह पर U भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि W U के बराबर होता है, तो U = V/Q लिख सकते हैं। सॉरी, ये इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं, ऊर्जा के लिए लिख सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ U = V × Q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, अब क्या हम जानते हैं जी, चूंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा U = क्या होता है, V × Q होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, पर गतिज ऊर्जा किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा U = ½ mv² होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। m क्या है? द्रव्यमान है। तो किसका द्रव्यमान होगा? इलेक्ट्रॉन का ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन E लिख देंगे, जिससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, ठीक है ना। ये क्या है? ऊर्जा है। तो यहाँ से एक हमें ये भी फॉर्मूला मिल गया, ठीक है जी। ये हमें दो फॉर्मूले मिल गए। अब आप ध्यान से अगर समझे, ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, U है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। तो दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तो मतलब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 mv² हो गया, और इधर हम लिख देते हैं v × q हो गया। समझ रहे हैं? दोनों की तुलना हमने कर दिया है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, ठीक है। तो यहाँ से me v², ये इधर, ये 2 इधर चला जाएगा तो गुणा कराएगा तो 2vq हो जाएगा। ये हो जाएगा जी। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए ये m इधर me गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो ये v² का जो मान निकलेगा, v² का, वो क्या आ जाएगा? 2vq/me मिलेगा। ये मिलेगा जी। ये भी याद रखेंगे, इधर वाला जो भी है ये विभवांतर है, और ये भी क्या है? ये है जो वेग है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, अल्ले चले, तो ये भी, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बना देगा, तो रूट बना देगा जी। तो रूट बन गया 2vq/me हमने लिख दिया। अच्छा, इतना तक समझ में आ गया। तो आप समझिए कह रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया भैया? पता नहीं, हो जाता है कभी कभी, उतना मुझे भी पता नहीं है, बट पता नहीं कहाँ से हो गया था ये। चलिए, तो इतना आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 वोल्ट के विभवांतर से यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो वो कितना चाल प्राप्त कर लेगा। तो यही तो भी क्या है? चाल ही तो है। याद रखेंगे, चाल कहे या वेग कहे, न्यूमेरिकल में हम उसको भी से ही प्रदर्शित करते हैं और भी से ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो वही हम लेकर चल रहे हैं। तो अब इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब मान हम पुटअप करते हैं सिंपल सा। ये भी हो गया। अब देखिए रूट है तो रूट हम दे देंगे, 2 है तो 2 दे दिया। ये भी क्या है? विभवांतर है। अब विभवांतर का मान हमें कितना दिया? 500 वोल्ट। यही ना भी का मान दिया है जी, 500 वोल्ट। तो 500 को अगर हम चाहें तो 5 × 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, लिख सकते हैं? 5 × 10⁻²। अरे भैया ये 10⁻² का मतलब 100 है, 100 5 में गुणा करेगा तो 500 हो जाएगा। तो ऐसे हमने लिख दिया। और ये क्या है? Q आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। तो ये हमने लिख दिया। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जी? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शायद 9.1 × 10⁻31 होता है, ठीक है ना। इतना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो हम क्या इसको कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि हाँ, देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये 5 दूना 10 है, तो इसको हम 10 कर देते हैं। पहले हमने 10 लिख दिया, ठीक है ना।
5 दूना 10, ये हमने गुणा करा लिया। फिर से ये 16 है तो इसको हम पहले लिखते हैं, सॉरी 1.6 है ना, तो 1.6 हमने लिख दिया। और ये 10⁻² है, ये 10⁻- कितना है 19 है। तो ये बताइए कि -19 में से अगर 2 को चला गया तो कितना बचेगा, -17 बचेगा। तो 10⁻-17 ये ऊपर बच गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा है 10⁻-33 दिखाई दे 31, ये अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर हम भेजते हैं तो ये 10⁻31 हो जाएगा ना। और ये नीचे 9.1 है तो 9.1 हमने लिख दिया। अब आप अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो v = ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये अगर 1.6 में अगर 10 का अगर 1.6 में गुणा हो गया तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 हमने लिख दिया। और ये 10⁻-17 है, ये 10 कितना है 31 है, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये प्लस में है तो 31 में से 17 चला गया तो कितना बचेगा, तो 17 3 20 हो जाएगा। और 20 और 10 मतलब 13 14 बचेगा। तो हम लिख देंगे 10⁻14, क्योंकि प्लस में, माइनस में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे क्योंकि अधिक यही है, तो इसलिए प्लस 10⁻14 हमने लिख दिया। आइए देखिए एक बात आप याद रखेंगे कि 9.1 है ना, किसी किसी बुक में 9.1 ना देकर 9 ही केवल मान लिया गया है, क्योंकि 0.1 का कोई उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लगभग मानते हैं कि 9.1 है वो 9 के बराबर है, ठीक है ना, इसे हम मानते हैं। तो अगर ये है 9 तो इसको हम केवल 9 लिख देते हैं। बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में लिख लेंगे कि लगभग 9.1 = 9, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं न्यूमेरिकल में, क्योंकि आगे परेशानी हो जाएगी अगर न माने तो हम। तो अब अगर आप समझें तो v = ये क्या था जी, ये 16 क्या था देख ले, 16 गुणे 10⁻14 था, 16 गुणे 10⁻14 और बाई कितना था, बाई 9 था, यही ना था जी, इतना था। अब देखिए रूट से हमें बाहर निकलना है तो क्या कर सकते हैं, इस 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 चौको 16, और इसको हम 10⁻7 × 10⁻7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हार समान है, घातों को जोड़ देंगे अभी 7 7 14 हो जाएगा। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये पेयर बना दिया, एक पेयर एक पेयर एक पेयर, जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएंगे रूट से। तो जैसे ही रूट से बाहर निकलते हैं तो ये 4/3 × 10⁻7 हो जाएगा ना। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। या अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलें तो v = ये 3 का अगर इसमें भाग करा देते हैं तो 3 एकम में 3 और 3 3 का 9, ऐसे 9 चलता, 3 3 जाए चलेगा आगे तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव में ये कहें दोनों बात एक ही है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया जी। देखिए ये आपका, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था पर इसका सॉल्यूशन करते गए तो कहाँ तक हमें ये पहुँचाया है। अदरवाइज चलिए कोई नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे फास्ट। देखिए थोड़ा सा समय कम है और पढ़ाना ज़्यादा है, अभी तो हम केवल 3 ही अभी तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अब चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए मुझे अभी जस्ट मेरे फ्रेंड हैं, उनके सिस्टर की शायद शादी है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट चलने का प्रयास करूँगा, उसके बाद जाना है तो वहाँ पे जाऊँगा जी, ठीक है ना। सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, चलिए कोई नहीं, करते हैं। कह रहे एक समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों का व्यास 6 सेमी उस परावैद्युत के रूप में वायु है, यदि इस संधारित्रों की धारिता 200 सेमी व्यास के गोले के समान हो तो उसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे अगर समझें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है कि एक समांतर, और ये क्या हो गया भैया कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों का व्यास 6 सेमी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिखें कि प्लेटों का व्यास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल दिया है, क्या दिया है जी, कि संधारित्रों की प्लेटों का व्यास दिया है, प्लेटों
का व्यास कितना दिया है, 6 सेमी दिया है। अब व्यास को हमें त्रिज्या में चेंज करने के लिए प्लेटों की त्रिज्या, अब हम इसको त्रिज्या में पहले चेंज कर लेते हैं। प्लेटों की व्यास दिया है और त्रिज्या में हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे चेंज होता है, व्यास में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो वो त्रिज्या में चेंज हो जाएगा। तो 2 का भाग देते रहते हैं तो 2 × 6, मतलब ये 3 आ जाएगा। अब ये 3 क्या हो गया, मीटर में हो गया, ठीक है ना। मतलब प्लेटों की जो बीच की त्रिज्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, वो 3 मीटर हो गया। सॉरी 3 मीटर थोड़ी ना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। ये तो केवल हमने क्या किया है, ये हमने व्यास को त्रिज्या में केवल चेंज किया है, ठीक है ना। ये तो केवल हमने व्यास को त्रिज्या में चेंज किया है। अब ये 3 सेमी जो आया, ये जो 3 आपको सेमी में दिखाई दे रहा है, इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो केवल यहाँ पे 10⁻⁻² से अगर हम गुणा करा दें तो ये अब मीटर में चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले त्रिज्या को, ये तो जितना मान आया केवल 3 आया हुआ है, वो सेमी में आया था, और 10⁻⁻² का गुणा करा दिया तो वो अब मीटर में हो गया। तो पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्रों का व्यास, जो हमने प्लेटों का जो व्यास है उसको त्रिज्या में चेंज कर दिया। फिर से कह रहा है कि उसमें मतलब प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युतांक के रूप में वायु भरा है, ठीक है। अगला कह रहा है यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास के एक गोले के समान हो, मतलब गोले के समान हो, तो यहाँ पे आप सिंपल सा कह दिया ना कि गोले का वो व्यास दिया है, गोले का व्यास। तो अगर गोले का व्यास दिया है, देखिए इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ये जो त्रिज्या है, ठीक है ना। ये गोले का व्यास है। अब गोले के व्यास को हम कैपिटल R से, गोले का व्यास है ना, तो गोले का व्यास दिया है 200 सेमी, यही ना दिया है जी। अब इसको त्रिज्या में अगर हम चेंज करेंगे तो त्रिज्या को कैपिटल R लिखते हैं, तो त्रिज्या को अगर चेंज करेंगे तो 200 में अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो अब ये त्रिज्या में चेंज हो जाएगा। तो 2 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो ये कितना वैसे चला जाएगा, 100 कट जाएगा, 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा, 100 सेमी हो जाएगा व्यास, जो त्रिज्या होगा 100 सेमी हो जाएगा। परंतु अगर मीटर में हमें इसको चेंज करना है तो 10⁻, अच्छा इतनी बात आपको पता है कि 100 सेमी इक्वल टू 1 होता है। 100 सेमी इक्वल टू 100 सेमी, ये आया सेमी में है तो सेंटीमीटर में, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 मीटर। तो ये हमें 1 मीटर मिल गया, किसका, गोले की त्रिज्या 1 मीटर। बात समझ में आ रहा है कैसे हमने ये चेंज किया है ना, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास को त्रिज्या में चेंज करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से गुणा करा देते हैं। तो इसमें हमने गुणा करा दिया है, इसमें भी वही किया गया है, बट अगर ऐसे आप समझिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है तो वो हमने लिख दिया। इतना हमने कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, देखिए 2 समांतर प्लेट जब आप पढ़ेंगे, 2 समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए एक फॉर्मूला, तो यहाँ पे C = A ε0 × D होता है। ये एक आप संधारित्र का एक फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। चूंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। C = A ε0 × क्या होता है, D होता है, जहाँ D क्या है, दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर दे रहे हैं। एक और याद रखेंगे कि ये तो हम समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए फॉर्मूला बता दिया। अब गोले के लिए यदि हम धारिता का बताएं तो गोले की संचित जो गोले के लिए जो धारिता का फॉर्मूला होता है, C = गोले की धारिता C = 4πε0 × R होता है। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। गोले के लिए अगर हम कहें धारिता का फॉर्मूला ये होता है,
ये सब हमने, ये दोनों डेरिवेशन है जिससे ये दोनों फॉर्मूले मिले हैं। ये किसका है? तो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक का ये फॉर्मूला है। ये क्या है? गोलीय चालक की धारिता का ये व्यंजक है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ये दोनों योर सी सी है, तो हम इन दोनों की तुलना कर देते हैं, इधर वाले से इधर वाले की, मतलब राइट हैंड और राइट हैंड की तुलना कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण, हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर। अब जैसे हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अब इसको इस साथ तुलना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, और इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जी, आप समझिएगा। ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा? ए डी इक्वल टू 4 पाई आर बच गया। ठीक है, यही ना बचा जी। अब मान हम रखते हैं, अब हम मान रखेंगे जी, ठीक है ना। चलिए मान हम रखें। अच्छा, एक और थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या है? एक चीज देखिए, ये ए क्या है? ए है क्षेत्रफल। ये क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी जो है डी, 4 पाई एक नियतांक है, और ये आर क्या है? आर क्या है यहाँ पे? ये आर है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो कह रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी तो यही ना है जी, डी, तो इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम सोचें तो हमें ए का भी तो मान चाहिए। ए का मान यहाँ पे हमने कहीं दिखा है? नहीं देखा है। तो एक बात मैं यहाँ पे अभी बता दे रहा हूँ कि देखिए ए क्या है? क्षेत्रफल। तो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, तो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ए इक्वल टू पाई, हमने तो पाई लिख दिया, आर स्क्वायर। आर क्या है? तो देखिए स्मॉल आर यही ना है जी, इसका मान यहाँ पे है। तो ये देखिए 3 × 10⁻² है, तो 3 × 10⁻⁻² है, ये है ना। तो -2 हमने ये टोटल लिख दिया। और देखिए आर स्क्वायर है, सॉरी चलिए आ गया। देखिए पाई है, आर स्क्वायर के जगह पर अगर आप देखें तो आर स्क्वायर, तो आर का मान तो हमने यहाँ से रख दिया है, और स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर हम होल स्क्वायर दे देंगे। अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये ए इक्वल टू, ये तो पाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये पाई अगर इसमें गुणा किया तो ये 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो देखिए ए का जो मान आया वो इतना आ जाएगा जी। ए का जो मान आया वो इतना आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ए का मान 9 पाई इंटू 10⁻⁻4। तो अब ए का मान हम यहाँ पे रखेंगे, डी का मान ही हमें ज्ञात करना है। अब 4 पाई आर का मान देखिए कैपिटल आर का मान 1 है, तो वो हम रख देते हैं। तो अब मान हम इसमें रख कर देखते हैं। ए डी इक्वल टू 4 पाई आर है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए डी 4 पाई आर है। इसका मान अब हम रख कर देख लेते हैं जी। तो इसका मान, अगर ए का मान हम देखें तो ए का मान 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 है, 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 है, ये है जी। ये डी है, 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 है। ठीक है, ये हो गया, डी हो गया, 4 पाई आर है। तो देखिए 4 पाई है तो 4 पाई हमने लिख दिया, आर का मान तो 1 है ना, ये कैपिटल आर का मान देखिए, कैपिटल आर का मान 1 है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब अगर आप देखें तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 एकम में 4 हो गया। तो अगर ये इधर 9 इंटू 10⁻⁻4 बाई डी इक्वल टू 4 एकम में 4 हो गया, ये डी इधर जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये 9 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा,
इधर 4d हो जाएगा। ये d 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से अगर कर दें 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो भाग करा दिया d में। तो अगर ये 4 अगर इसमें भाग करा देता है तो 4 दूना 8 और 1 बचा तो 10 हो जाएगा। तो 4 सॉरी हाँ फिर से 4 दूना 8 4 दूना 8 फिर से 10 हो जाए 4 दूना 8 और फिर से 2 बचेगा तो 4 पचे 20। ये 10 टू द पावर -4 इक्वल टू d। मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा जी। देखिए ये आपका d जो दूरी का मान है वो 2.25 इंटू 10 टू पावर -4 आ जाएगा। तो या तो आप इतना तक आंसर रख दें। देखिए 9 में अगर 4 से आप भाग देते हैं तो ये इतना आएगा, तो वही हमने 9 में 4 का भाग दे दिया, इतना आया है। 10 टू द पावर 4 है तो ये हमने लिख दिया है। तो ये आपका दूरी का मान आ गया है जी। तो प्लेटों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने को कह रहा था, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो 1 घंटे से ऊपर हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण की गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इतना बड़ा बड़ा पूछ देता है ना कि क्या कहा जाए। देखिए यहाँ पे सिंपल सा कहा गया, जानते हैं क्या, 2 बिंदु हैं। तो कह रहा है कि 200 वोल्ट के एक विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट के स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। मतलब एक बिंदु पर जो क्या है 200 वोल्ट का विभव है, एक पर 250 वोल्ट का विभव है, और इन दोनों के बीच अगर गति करेगा तो उसमें देखिए ऊर्जा कितनी कमी होगी। तो ऊर्जा का मान हमें 10 जूल दे दिया है। तो 10 जूल दिया है तो कह रहे हैं उस कण की आवेश का हमें मान ज्ञात सिंपल सा कर देना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, बट कोई नहीं, आप इसको कर देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है जी, ठीक है ना। चलिए इसको मैं करके थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखिए सिंपल सा है, दो यहाँ पे विभव, एक विभव का मान दिया है 200 वोल्ट और एक V2 का मान दिया है 250 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जो मान दिया है वो 10 जूल दिया है। तो गतिज ऊर्जा का जो मान दिया है वो 10 जूल दिया है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि कण में कितने आवेश की कमी हो जाएगा, ये आवेश का मान हमें बताना है। कह रहे हैं ना आवेश की गणना करना है, तो इसकी गणना करना है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है। गतिज मतलब जब इलेक्ट्रॉन, मतलब जब क्या कोई कण होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गति करता है ना, तो उस समय जो ऊर्जा का मान होता है U = ½ Q × V होता है। ये आप याद रखेंगे, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ Q × V होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर हम पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है जी हमें। देखिए U ये इस क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मान हमें 10 जूल दिया है, तो 10 जूल हम लिख देंगे। 10 हाफ है तो हम यहाँ पे हाफ लिख देंगे। Q का मान, आवेश का ही तो मान हमें याद करना है, तो ये हमने Q यहीं पे रह दिया। फिर से ये V का मान देखेंगे, ये देखिए V है ना, तो ये विभव में परिवर्तन कह रहा है कि 200 से 250 वोल्ट जाने में परिवर्तन कितना हुआ। तो हम क्या करते हैं, परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को घटाएंगे। अंतिम वाला कितना है 250 है, प्रारंभिक कितना है 200 को घटा देंगे, तो ये हमने घटा दिया जी। और 10 = ½ हो गया इंटू Q हो गया, और 250 में से 200 गया तो 50 ही आ गया, और 200 ये 25 बार में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10, और ये क्या आ जाएगा 25Q आ जाएगा। 25Q में गुणा होगा 25 आ जाएगा। ये Q इधर 25 इधर भाग में गुणा में, इधर आएगा तो भाग कर आएगा,
तो Q का मान जो मिला 10/25 मिल गया। अगर हम 5 दूना 10 और 5 पचे 25, यदि Q का मान निकाले तो 2/5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आवेश का मान 2/5। ठीक है ना। दो पचे 10, हाँ ठीक है जी। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है और इसकी धारिता तथा आवेश की गणना करना है और इसका विभव का मान 1000 वोल्ट दिया है। मतलब गोलीय चालक की त्रिज्या का मान दे दिया है और फिर से विभव का मान दे दिया है और इसका मान हमें ज्ञात करना है, धारिता की और आवेश की मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ठीक। देखिए, सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। गोलीय चालक की त्रिज्या का मान दे दिया है, वो है गोलीय चालक की यहाँ पे त्रिज्या। गोलाकार चालक की त्रिज्या का मान कितना दे दिया है, 9 सेमी दे दिया है। ठीक है ना, ये गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी दे दिया है। ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 9 × 10⁻² मीटर हो गया। तो ये हमारा मीटर में चेंज कर लिए त्रिज्या को। फिर से कह रहा है कि धारिता का मान और आवेश का मान की गणना करना है, जिसमें इसका विभव का मान एक दे दिया है, विभव का मान 1000 वोल्ट दे दिया है। ठीक है जी। तो अब हमें धारिता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, एक बात हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0 × R होता है। ये होता है जी, इतना हमने लिख दिया। हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाकर देखते हैं। C = देखिए, ये 4πε0 है ना, तो एक बात आपको याद होगा, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ ये होता है जी। बट अगर हम देखें, देखिए ये 1, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको पलटते हैं, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये वाला भी ये वाला 1 भी ऊपर जाएगा, मतलब इसको ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर जाएगा ना। तो ये 4πε0 है, तो उसके जगह पर ये अगर हम जाएं तो 1/9 × 10⁹ हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो यही 4πε0 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/9 × 10⁹ लिखते हैं, 9 × 10⁹ लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद R है, तो R का मान यहाँ पे देखेंगे, R का मान है 9 × 10⁻² है, तो -2 हमने लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। C = ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा और ये 10⁹ हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। इतना आपका हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे अगर इसको ऊपर ले चलते हैं, तो C = ये 10⁻² है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा और C = 10⁻11 हो जाएगा। तो ये हमारा C का मान आ गया 10⁻11। ये क्या आ जाएगा, फैराडे। तो सबसे पहले हमने धारिता का मान ज्ञात कर लिया, यहाँ से गोलीय चालक की त्रिज्या इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात कर लिया है। जैसे ये ज्ञात होता है, आवेश का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि धारिता C = Q/V होता है, ये बात हम जानते हैं। आवेश का मान ज्ञात करना है, इधर आ जाएगा तो Q = C × V हो जाएगा। और देखिए यहाँ से Q = C का मान हम देख रहे हैं 10⁻11 है, ये हमने लिख दिया। अब V का मान आप देखेंगे तो 1000 वोल्ट है, तो 1000 को 10⁻3 हम लिख सकते हैं। और ये 11 में से 3 चला गया तो 10⁻8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवेश का मान क्या हो जाता है, कूलाम।
तो ये कूलाम में 10⁻⁸ हो जाएगा आवेश का मान। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो कि हमारा अंतिम ये क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त होंगे। अगला आता है 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्रों की कितनी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात होगी। मतलब स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, वैद्युत ऊर्जा संचित है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ये पिकोफैराड का एक संधारित्र है, मतलब दिया क्या क्या है उसको हम लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। ये धारिता का मान दिया है, धारिता C का मान दिया है 10 पिकोफैराड। पिकोफैराड को फैराड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻12 से हम गुणा करा देंगे तो ये फैराड में चेंज हो गया। तो सबसे पहले ये फैराड में चेंज हो गया। उसके बाद वोल्ट का मान दिया है, यहाँ पर विभव V का मान दिया है 50 वोल्ट। ठीक है जी। तो कह रहा है कि संधारित्रों की कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ पे संचित ऊर्जा का हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगी। ठीक है ना, ये संचित ऊर्जा का हम फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद है, संधारित्रों की संचित ऊर्जा। तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा U = ½ CV² होता है। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है, इसी पर 3 हमने फॉर्मूला बताया था, मुझे अभी भी याद है। ठीक है ना, चलिए आगे हम इसको सॉल्व कर लें। संचित ऊर्जा ज्ञात करना है, हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया। C का मान अगर आप देखें तो यहाँ पे 10⁻, देखिए ये 10⁻, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है प्लस में, ये -12 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो -12 में से 1 चला गया तो -11 बचा। तो यहाँ पे C का मान 10⁻⁻11 ही वास्तव में तो यही है, 10⁻⁻11। तो वही हम लिख देते हैं जी 10⁻⁻11, क्यों ज़्यादा हम घुमाएं। और V है तो V का मान है 50, तो 50 स्क्वायर है तो एक और हम 50 लिख देते हैं। स्क्वायर का मतलब ये डबल, तो वो हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो U = ये देखें तो हाफ हो गया, और ये 10⁻⁻11। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 लिख सकते हैं, और इसको भी 5 × 10 लिख सकते हैं। ऐसा हमने लिख दिया जी। इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, घात तो 1 होता ही है। ये 5 बचे, पहले ये दोनों गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 हो गया। अब 25 गुणा कर लेगा 1 में तो ये 25 हो गए, 25 से कम है 25/2, और ये 10⁻⁻11, और ये 10⁻2 हो गया। 11 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा जी, ये अगर पहले 2 में 25 का भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। और 10⁻⁻11 में से 2 चला गया तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ आ जाएगा। 9 ही ना आएगा जी, हाँ 9 ही आएगा। तो ये जो हमारा मिल गया, ये हमारा जूल में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हमारा ये न्यूमेरिकल का सीरीज जो है इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। बहुत ही दिल से खुशी हो रही है कि चलिए कम से कम कंप्लीट तो हमने कर दिया ना। भले ही मुझे लगता है बहुत ही रात अब होने रही है, मतलब वीडियो जो आपका टाइमिंग होता है कि 6 बजे 6:15 तक मतलब डाल देता हूँ। आज थोड़ी सी लेट से आपको वीडियो मिलेगी, कोई नहीं जी, आगे बढ़े ना। चलिए, आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप निश्चिंत रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से स्टडी कीजिए। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट जाना है, जल्दी हमें जाना है, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। ठीक है ना, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।